बचाया जाए और उनको कैसे बढ़ाया जाए। तो इस बार भी ये बढ़ाने के लिए क्या, कैसे इनका नंबर कैसे कम हो रहा है। जैसे कई डिजीज़ हैं, बेरोआ आई, सीसीडी आ गई, दूसरे कंट्रीज़ में सीसीडी आ गई, या हमारे इसमें कंट्री में या दूसरे अलग कंट्रीज़ में इंसेक्टिसाइडल या पेस्टिसाइडल पॉइजनिंग से क्षति हुई। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद ये बी डे का चलन हुआ। अब ये बी डे सिर्फ एपिस मेलिफेरा या एपिस स्पीसीज के लिए नहीं है। 7 एपिस स्पीसीज तो हैं ही हैं जिनके लिए है, परंतु इनके अलावा और भी 20,000 स्पीसीज हैं मक्खियों के जिनका, जो हमारा कंसर्न है, और ख़ास करके विशेष करके पॉलिनेशन के लिए। जब पॉलिनेशन करनी है तो सिर्फ हम इस्तेमाल एपिस स्पीसीज को ही नहीं करते, बाकी दूसरी जो मक्खियाँ हैं, बीज हैं, उनको भी हम संवर्धन करते हैं, उन पे भी स्टडीज़ होती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल दें, हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट में भी काम हो रहा है। सोलन में बम्बल बीज को पालने का डोमिसाइलाइजेशन का हो रहा काम। उनको डोमिसाइल कैसे करना है, कैसे उनको बढ़ाना है और उनको इस्तेमाल करना है। तो ये जो है बम्बल बीज बहुत एफिशिएंट पॉलिनेटर्स हैं। इसमें बज पॉलिनेशन भी होती है, और ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, केज्ड कंडीशंस में, ग्रीन हाउस कंडीशंस में, पॉली हाउसेस में ये पॉलिनेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज हो चुका है। अब फील्ड यूज़ के लिए इनको बम्बल बीज को इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह ज़ाइलोकोपा है। ज़ाइलोकोपा और बॉम्बस दोनों ही प्रजातियाँ सोलिनेशियस क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स हैं, और इनको हम इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक हैं, और इस दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ और स्पीसीज़ हैं वाइल्ड बीज की। ये वाइल्ड बीज हैं मेगाकाइल और मेगाकाइल। इनको जैसे अल्फा के लिए बहुत कारगर पॉलिनेशन है। देन इसके साथ साथ दूसरी और कई प्रजातियां हैं इसकी। सेल्फ पॉलिनेशन बहुत कम प्लांट्स हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, अदरवाइज बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट एजेंट्स हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं, पॉलिनेशन एजेंसीज। तो ये कैसे कैसे अवॉइड करते हैं इसको। कुछ तो मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जैसे कील है फॉडर प्लांट्स में, और उनकी ट्रिपिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स मोनोशियस हैं, कुछ प्लांट्स डायोशियस हैं, कुछ में स्टेरिलिटी है, सेल्फ स्टेरिलिटी है। तो ऐसे कुछ रीजन्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन उनमें ज़रूरी हो जाती है। अब जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, उनमें भी माना जाता है कि ओकेजनली उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होनी चाहिए, अदरवाइज अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुई लंबे समय तक तो वो स्पीसीज जो है पॉलिनेशन के लिए डिपेंड करता है। हाँ, हैं कुछ प्लांट्स हैं जैसे एप्पल है, उसका लीची है, अल्फा है, इनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, इनमें जो क्रॉस पॉलिनेशन ज़रूरी होती है। परंतु बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे ट्रीज़ या क्रॉप्स हैं, जैसे इनमें ले लीजिए, वो बेनिफिट होते हैं बी पॉलिनेशन से। जैसे ऑर्चर्ड क्रॉप्स हैं, प्लम, रेसबेरी, परसिमन, सिट्रस,
स्ट्रॉबेरी, गुआवा वगैरह वगैरह, ये सारे डिपेंड करते हैं इसके और बाद जो बेनिफिटेड हमारे बाय। स्पीकर हैं आज के, डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा जी हैं। सुरेश कुमार मल्होत्रा जी, जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली में एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं, और डॉक्टर मल्होत्रा जी जो हैं उनका हिमाचल से एक बड़ा लगाव रहा है। सर जो थे हमारे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में 1989 से 93 या 4 तक असिस्टेंट प्रोफेसर थे वेजिटेबल डिपार्टमेंट में, और इसी कारण जो है इनका नगरोटा के साथ एक बहुत ज्यादा लगाव है, और समय-समय पे हमारी काफ़ी मदद करते रहते हैं। जब भी हमें जब कोई इनकी सलाह की ज़रूरत होती है, वो भी हम लेते रहते हैं। पैसे की ज़रूरत है, वो हम टाइम टू टाइम डिमांड करते रहते हैं, और सर हमें खूब पैसे भी देते रहते हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा जी से कि हमारे साथ अपने जो है आज स्पेशल थैंक्स सर जुड़ने के लिए। दिल्ली में एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से भी इस वर्ल्ड हनी डे पे मीटिंग थी, वहाँ जुड़े हुए थे। उसके बाद सर ने टाइम निकाला, उसकी थोड़े हमने फिर पहले 11 बजे किया था, फिर सर को मैंने कहा नहीं, सर को हमने ज़रूर जोड़ना है, तो फिर हमने इसको 12 बजे से थोड़ा पोस्टपोन किया था। सर आपका टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अब मैं सर आपसे आग्रह करूँगा कि प्लीज़ अपने हमारे साथ विचार साझा करें सर। डॉक्टर मल्होत्रा जी प्लीज़। सबको मेरा नमस्कार। मुझे आज बड़ी खुशी है आप सबके बीच में आकर के। मैं देख रहा हूं कि आज के इस प्रोग्राम में, जिसको कि विश्व मधुमक्खी दिवस का आयोजन की बात कर रहे हो आप, उसका आपने बड़े अच्छे ढंग से इसको आयोजित कर रहे हैं, और पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर एच.के. चौधरी जी, डॉक्टर चौधरी और मैंने HPKV से ही अपना कैरियर शुरू किया था। नवंबर 89 में उन्होंने ज्वाइन किया था, नवंबर 89 में मैंने ज्वाइन किया था। उन्होंने भी दूर दराज के इलाके में ज्वाइन किया था, कुकुमसेरी में, तो मैंने लरी में ज्वाइन किया था। तो हम लोगों की शुरुआत लगभग कंटेम्परेरीली रहे हैं। और अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बड़े सीनियर ऑफिसर्स, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डीन कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, वो भी अभी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ के साथ मैं अपने कुछ पुराने साथियों के नाम भी देख रहा था इसमें। डॉक्टर बनियाल हैं, डॉक्टर JP शर्मा, डॉक्टर सूद, डॉक्टर PC शर्मा भी हैं, डॉक्टर, मैं इन सबको देख रहा हूं कि इसमें जुड़े हो। डॉक्टर, मैं धन्यवाद करूंगा ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का, जिन्होंने आज जो है मुझे आपको इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जो है मिलने का मौका दिया। मुझे बड़ी खुशी है आप सबके साथ बात करने की के लिए। जैसे देख रहा हूं कि इस कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा काम जो है इस पर बी कीपिंग पर किया है। और 13 में तो 2014 में मेरे को नेशनल बी बोर्ड का काम मिला था। उस टाइम में जो हमारा उत्पादन था 76,150 मेट्रिक टन था। पहले तो हमारे पास एक सिस्टम ही नहीं था कि हमें प्रोडक्शन पता लगे कि हनी का कितना प्रोडक्शन होता है कंट्री में। पहले तो मैंने वो एक सिस्टम बनाया कंट्री में, जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमारे यहाँ हनी कितना पैदा होता है, कितना हनी निकल करके आता है। तो ये एक पहले सबसे काम मैंने उसी से शुरुआत की थी। मैंने एक कंट्री में एक सिस्टम बनाया, और आज जो है उस सिस्टम वो काम कर रहा है। और आज हम ये बता सकते हैं कि आज की डेट में लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन हनी का जो है उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। और इसी में से 28,378 पहले इसका एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज की डेट में 60,000 मीट्रिक टन पे जो है इसका एक्सपोर्ट जो है इसका पहुंच गया है। आप बात कर रहे थे कि मल्टीफ्लोरा हनी की बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश अपने आप में एक ऐसा राज्य है, स्टेट है, जहाँ पर अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रकार से, अब देखें तो हनी की क्वालिटी है, पैदा हो रहा है, क्योंकि अलग तरह का फ्लोरा है, वाइल्ड फ्लोरा भी है। और दूसरा जो है ये ऑर्गेनाइज्ड जो मैं ये कहूँगा कि जो दूसरी अभी जो ऑर्गेनाइज्ड बी कीपिंग हो रही है वो भी हो रहा है। तो उसके तरीके से हम लोगों को उस ब्रांडिंग का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, और उस ब्रांडिंग को प्रमोट करें। और मुझे 2015-16 की बात है, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उस टाइम बोला था कि जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद ने
मिल्क के लिए एक सिस्टम बनाया पूरे कंट्री में, तो ऐसा कुछ सिस्टम हो जो आउटलेट्स हो, क्योंकि किसानों को अपना हनी, बी कीपर्स को अपना हनी बेचने में बड़ी दिक्कत आती है, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम, क्या आप मेरी बात, सफल ब्रांड को जो है हम लोगों ने उस टाइम प्रमोट किया, और आज सफल ब्रांड का जो है हम लोगों ने, जितने सफल में तो अभी फल सब्जियां बिकती है ना, तो वहां पर अब हनी भी बिकने लग गया है। कम से कम भी 400 आउटलेट्स हैं दिल्ली में, वहां पर हम लोगों ने इसका ट्रायल किया और मदर डेयरी के साथ, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो वहां पर अभी जो है सफल नाम के ब्रांड से बिक रहा है। इसी तरह से बनास ब्रांड का जो है ऐसे ही पालनपुर गुजरात में हुआ। तो मैं वही बात यहां भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में भी जो अभी अलग अलग फ्लोरा की बात कर रहे थे, जिसमें बात आई थी, बकवीट की बात आई, किन्नौर, पांगी, और वाइल्ड अखरोट की भी बात कर रहे थे, चेस्टनट की, वाइल्ड चेरी की बात कर रहे थे। तो इस तरह की जो हनी है, वाइट हनी की डिमांड भी बहुत है यूरोप में, तो वाइट हनी को भी हम लोग जो है उसमें प्रमोट कर सकते हैं। ब्रांडिंग की जो है हमें बहुत ज़रूरत है, वो ब्रांडिंग हम लोग जो है अवश्य कर। तो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का बनाने का जिम्मा मुझे सौंपा गया। वो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम अब हम लोगों ने बना दिया है, और वो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम में हम लगभग 9,500 बी कीपर्स को साथ जोड़ने वाले हैं, क्योंकि नेशनल बी बोर्ड में अभी तक 9,500 से ऊपर जो बी कीपर है वो जुड़े हुए हैं, जिनकी लगभग 20 लाख कॉलोनी जो है वो रजिस्टर्ड है। तो उस पर जो है हम लोगों ने पायलट स्केल पर जो है ये ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बना दिया है, जिसमें सभी बी कीपर अपने आप को रजिस्टर करेंगे और प्रोसेसर्स भी रजिस्टर करेंगे, और उसके माध्यम से एक क्यूआर कोड रिलीज होगा, और उस क्यूआर कोड को जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। उससे ये पता लग सकेगा कि उसका जो सोर्स है वो कहाँ है, हनी कहाँ से आया है निकल करके, और उसकी प्रोसेसिंग कहाँ हुई है। तो वो सब चीज़ों का जो एक प्रकार से गुणवत्ता की बात है, उसकी जांच परख, उसको ट्रेस करने का जो एक मैकेनिज्म है वो देश में बना दिया गया है। और 20 अप्रैल को उस सिस्टम का ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हम लोगों ने इनागोरेट भी करवाया, और पूरे देश को अब वो सिस्टम समर्पित हो गया है। साथ में हम लोगों ने एक रीजनल लैब, जो एक आनंद, और ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर हरिंदर चौधरी साहब से जब मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि एक हनी टेस्टिंग लैब और जो है हम HPKV पालमपुर को के अंडर में हम लोग देंगे। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एक प्रपोजल मेरे पास भिजवा दीजिए। मैं एक मिनी लैब जो है वो HPKV पालमपुर के अंतर्गत में जो है हम बना साइड की, बहुत सारे हमारे जो बी कॉलोनीज है, कई बार पेस्टिसाइड का जो सही यूज़ नहीं होता, सही टाइम पर यूज नहीं होता, उसकी वजह से बी कॉलोनीज को नुकसान हो जाता है। तो बीइंग ए चेयरपर्सन ऑफ द रजिस्ट्रेशन कमेटी ऑफ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर कमिश्नर होने के नाते मैं अभी 4 रेगुलेटरी बॉडीज हैं देश की जिनका मैं चेयरपर्सन हूँ। तो उसमें रजिस्ट्रेशन कमेटी ऑफ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड भी आता है। उसके तहत मैंने 18 पेस्टिसाइड्स को बैन करने का जो एक जिम्मा लिया था, वो बैन हो गए, क्योंकि वो बड़े ही रेड ट्रायंगल वाले पेस्टिसाइड थे, उनको काफ़ी जहरीला, और उस पर काम चल रहा है। अभी 1 साल हो गया है, अभी 1 साल का डाटा आना बाकी है मेरे पास। जब वो 1 साल का डाटा बाकी आ जाएगा, उसके बाद जो 6 पेस्टिसाइड और अगर बैन करने की जरूरत पड़ी, तो हम लोग बी कीपिंग को सुरक्षा देने के लिए, और जो बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज इंडेंजर्ड हो गई हैं, इंडेंजर और हैबिटेट का लॉस हो रहा है, जैसे कि डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन भी अपने बात में बता रहे थे। तो यहाँ पर मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। वाकई में हमें जागरूक होने की जरूरत है। उसके लिए भारत सरकार पहले से ही कदम उठा चुकी है, और वो 6 पेस्टिसाइड की रिपोर्ट जिस दिन मेरे पास आ जाएगी, उसको मैं रजिस्ट्रेशन कमेटी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में डिस्कस करके जो है हम उसका निर्णय ले लेंगे। लेकिन हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी। प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी हमारे बात जो अपना पक्ष रखते हैं बहुत सरल ढंग से रखते हैं, और बहुत एक उनके पास वो बड़े अच्छे फैक्ट्स होते हैं। तो अब मैं सर अनुरोध करूंगा जो हमारे वाइस चांसलर महोदय हैं कि वो अपने विचार
इस वर्ल्ड हनी डे पे हमारे साथ सबके साथ साझा करें सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चंदेल जी। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SK मल्होत्रा जी, कमिश्नर कृषि उत्पादन, भारत सरकार, इन्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उच्च कोटि का पद इन्होंने प्राप्त किया, जहां से भारत सरकार का पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं और हमें इनका सहयोग प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व परियोजना समन्वयक, अखिल भारतीय मधुमक्खी समन्वय परियोजना, डॉक्टर RC मिश्रा जी, हमारे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर DK वत्सा जी, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर मधुमीत जी, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर RK कटारिया जी, हमारे कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज से भी डीन जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनदीप शर्मा जी, दूसरे सभी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डॉक्टर RS चंदेल जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, साइंटिस्ट इंचार्ज मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र नगरोटा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, सभी वैज्ञानिक गण, मधुमक्खी पालक, सभी कृषक, हमारे साथ डॉक्टर JP शर्मा, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर जुड़े हैं स्टेट से, डॉक्टर PK मेहता जी, फॉर्मर डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर CSKH PKV, मुझे बहुत खुशी हुई, वो भी ही हेडेड द डिपार्टमेंट फॉर ए लॉन्गर टाइम, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। हमारे सभी विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, हमारे कृषक, हमारे कृषि दूत, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, PCs फ्रॉम ऑल कृषि विज्ञान केंद्रास, साइंटिस्ट इंचार्ज, सभी हमारे रिसर्च सेंटर से, हमारे यहाँ आज हम विश्व मधुमक्खी दिवस मना रहे हैं, इसके लिए जन जन को बधाई। मधुमक्खी एक ऐसा सोशल इंसेक्ट है जो अपनी सेवाएं एक पुलिस की तरह, एक पॉलिनेटर बनकर जैविक विविधता को बढ़ाने हेतु वातावरण के लिए एक ऐसा जबरदस्त बायो इंडिकेटर जिससे पता लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के वातावरण की गुणवत्ता क्या है, एक ऐसा इंसेक्ट की आज हम बात कर रहे हैं। कितनी ही क्रांतियां हमारे देश में, विश्व में हुई, हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, लाल क्रांति, और इस मधुमक्खी के कारण गोल्डन रेवोल्यूशन आया। 1991 से 2003 का जो पीरियड रहा वो बहुत उत्तम रहा। जैसा कि कुछ ब्यौरा हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि जी ने दिया, कुछ इसमें मैं जोड़ूं कि माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी हाल ही की एक मीटिंग में बी कीपिंग पर एक बात कही कि किसानों की आय दुगनी, जो 2024 का हमारा एक निशाना है, उस राह में एक अभिन्न हिस्सा है ये बी कीपिंग। हम संसार के 5 टॉप प्रोड्यूसर में, हनी प्रोड्यूसर में आते हैं। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो दी है, करने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। नेशनल बी बोर्ड 30 लाख फार्मर्स को ट्रेन कर चुका है। इन्होंने इसका भी जिक्र किया, NBHM का जिक्र किया। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हनी मिशन एज पार्ट ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन, मीठी क्रांति के रूप में आगे बढ़ने का एक प्रण लिया है। अब कोई भी लघु सीमांत किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के लिए आगे बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों के लिए
कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। FPOs ऑफ बी कीपर्स, हनी प्रोड्यूसर्स, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर, यस सर। केंद्र की योजना के तहत FPOs की योजना है। 16 इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स केंद्र सरकार ने बनाए हैं। अब जब बात आती है कि हिमाचल प्रदेश के हमारे इस नगरोटा के इस केंद्र ने क्या किया, यहां मैं कहूं कि 1936 में ये केंद्र बना, जब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जो था वो लायलपुर में होता था, पाकिस्तान में हुआ करता था, जिसको कि आज फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। हम उस समय एपिस सिराना जो स्पीसी थी वहां तक सीमित थे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर सरदार सिंह जो कि एक स्टालवार्ट रहे बी कीपिंग के लिए, उन्होंने एपिस मेलिफेरा, ये यूरोपियन जो एक स्पीसी थी, उसको इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त हम लायलपुर के अंतर्गत कार्य कर रहे थे और फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंतर्गत, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, और फिर उसके बाद चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर 1978 में। मैं मल्होत्रा जी के नॉलेज में सिर्फ ये बात लाना चाहता हूं, जो मेरा अपना एक सोच है और एक दर्द है कि 1936 से हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत की पूरे भारतवर्ष के लिए। एपिस मेलिफेरा का मैं डाटा सारा इनसे लेकर के देख रहा था कि कितने ही केंद्रों को हमने ये कॉलोनीज दी। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में हमारे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को, इवन भूटान में भी हमने कुछ कॉलोनीज भेजी। एपिस मेलिफेरा एक इतिहास इस केंद्र ने रचा, और ये फार्म जो है हमारा नगरोटा का एक ऐतिहासिक फार्म है। मैं कहता हूं कि ये मधुमक्खी विरासत फार्म के नाम से जाना जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक बार मैं कॉमनवेल्थ फेलोशिप पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गया। मैंने सिर्फ उनके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की दीवारों को देखकर कहा, दीवारें उनकी काले रंग की थी, उस पर कोई पेंट नहीं किया हुआ है, अभी भी वैसा ही है, लेकिन अंदर जो है, जो खूबसूरती है वो जबरदस्त है। मैंने उनसे पूछा कि इन दीवारों को आपने काला क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पुराने हैं, इसलिए हम इसको दर्शाना चाहते हैं, वी आर ओल्डेस्ट इन दी वर्ल्ड, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन दी वर्ल्ड। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारतवर्ष के सबसे पुराने हैं। उन्होंने कहा कि क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन मैंने कहा कि कुछ वजह ऐसी रही, भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। मैं आज के इस महान दिवस पर डॉक्टर मल्होत्रा जी, जो हमारे परम मित्र भी हैं और बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, इनसे ये आग्रह करता हूं कि ये केंद्र जो है वो व्यवस्था ना हो जो नालंदा और तक्षशिला की हुई। ये एक मधुमक्खी विरासत फार्म के रूप में भारतवर्ष में जाना जाना चाहिए, ताकि ये विरासत फार्म जिसने एपिस मेलिफेरा को उस वक्त के महान वैज्ञानिकों डॉक्टर A.S. अठवाल एंड डॉक्टर O.P. शर्मा जी, जिन्होंने पहली बार यहां पर एपिस मेलिफेरा को लाए, तो उनके उसको सैल्यूट करते हुए, कार्य को सैल्यूट करते हुए, हम भारतवर्ष में लोगों को ये मालूम होना चाहिए
कि हिमाचल प्रदेश, जिससे कि डॉक्टर मल्होत्रा जी का भी नाता रहा है, क्यों ना इसको हम एक मधुमक्खी विरासत फार्म के रूप में उभार कर पूरी भारतवर्ष को दिखाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश भले ही एक छोटा राज्य है, मगर इस दिशा में हम अग्रणी रहे हैं, तो ये मल्होत्रा जी ही हमारी मदद कर सकते हैं और भारत सरकार के जहन में ये बात डाल सकते हैं। ये एक नया माइलस्टोन होगा और आपके कैप में एक और फेदर होगा कि आपके माध्यम से हमारे हिमाचल प्रदेश के इस केंद्र को एक विरासत के रूप में पहचान मिली। इस केंद्र ने पूरा भरसक प्रयत्न किया, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी बनाए, अपनी कॉलोनीज जो है वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट की, दूसरे राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट की। मैंने भूटान का नाम लिया, भूटान को 3 कॉलोनीज इन्होंने भेजी, उनका काम भी अच्छा चल रहा है। हमारी जो माइग्रेटरी बी का जो एक तरीका था, उस तरीके को देखकर दूसरे राज्यों के लोग भी जो है अट्रैक्ट होकर के उन्होंने हमारी इन सेवाओं का फायदा उठाया। हमें बहुत खुशी है। दूसरे राज्य कितनी ही कॉलोनीज लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा में लेकर आते हैं और वहां जगह नहीं मिलती जहां हमारे फूलों की खेती जिस वक्त ऑफ सीजन प्लेन में होता है उस वक्त उसका फायदा उठाते हैं। थैंक यू। जो फार्मर्स हैं सारे, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय पालमपुर में डॉक्टर आर.के. कटारिया जी कि वो वोट ऑफ थैंक्स पोस्ट करें। Guest of today's program, Honorable Vice Chancellor Dr. Harinder Kumar Chaudhary ji, Guest of Honor Dr. Suresh Kumar Malhotra ji, Agriculture Commissioner in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Dr. R.C. Mishra ji, ex-project coordinator, All India Coordinator Search Projects on Honeybees, Director of Horticulture, Dr. J.P. Sharma ji, Dr. Rajeshwar Chandel, Director Zero Budget Natural Farming, Government of Himachal Pradesh, statutory officers of the university, heads of the departments, scientists in charge of different research stations, program coordinators of different KVKs, faculty members, officers from the Department of Horticulture and Agriculture, progressive farmers, beekeepers, and dear students. It's my proud privilege to extend the formal vote of thanks to our worthy Vice Chancellor, Dr. Harinder Kumar Chaudhary ji, chief guest of today's function. In fact, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बात की थी हिमाचल प्रदेश and informed all of us regarding history of this beekeeping research station of the university at Nagrota. And it was told that it was established long back in 1936 under the Department of Agriculture with its headquarters at Faisalabad, now in Pakistan. And our Honorable Vice Chancellor immediately decided and announced to celebrate this World Bee Day in a big way to bring this heritage station into limelight. Sir, months have started bearing fruits now. I congratulate you and thank you once again for sparing your valuable time to be chief guest of this historic program. I am thankful to Dr. Suresh Kumar Malhotra ji, appointed as Director, National Center for Seeds and Spices, Ajmer in Rajasthan. Then you remained ADG Horticulture in ICR, Horticulture Commissioner, Government of India, and now you are occupying a very prestigious and important position of Commissioner Agriculture in Government of India. और जैसे वीसी साहब ने कहा है, आपने भी हमें एश्योर किया है, हमें वाकई ही आपके ऊपर मान है, आप हमारे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ जैसे अभी बताया है और करेंगे. Thank you very much, sir. I am really thankful to you for accepting our invitation
and sparing your valuable time to be part of this program as guest of honor. I again thank you from the core of my heart. I am thankful to Dr. R.C. Mishra ji, if I am not wrong, full name is Rameshwar Chandar Mishra ji, for delivering a very important informative lecture on beekeeping and enlightening all of us about beekeeping and honey production in India and in Himachal Pradesh. Sir, you remained coordinator of All India Coordinator Research Project on beekeeping for many years. And we are lucky that you are settled very near to this station, I think at Gad, for the benefit of beekeepers and farmers of the state. I once again thank you for delivering an excellent lecture. I am thankful to Dr. Chandel, Director, Zero Budget Natural Farming, Government of Himachal Pradesh, Dr. J.P. Sharma ji, Director Horticulture, for sparing their valuable time for this program. I am thankful to our statutory officers, Director of Extension Education, Director of Research, Deans from different colleges, Dean PG, Dean College of Veterinary and Animal Sciences, for making this occasion a special one by their benign presence. Thanks are also due to our heads of departments, scientists in charge of different stations, program coordinators of Krishi Vigyan Kendras, and faculty members for participating in this program. Thanks are also due to our most important clients, अभी जो बात चल रही थी farmers की, beekeepers की, beekeepers and progressive farmers who are taking this profession of honey production as a challenge, and they are serving the humanity with dedication and sincerity. अभी बात फार्मर कर रहा था कि कभी 5 क्विंटल होती है, कभी 10 क्विंटल होती है, कभी घाटा पड़ जाता है, कभी पैसे ज़्यादा आते हैं, कभी नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने ये प्रोफेशन छोड़ा नहीं है. Means they are actually serving the humanity. I salute you all and thank you very much for gracing the occasion. I am also happy that many PG and UG students are also here in the program, and I thank you all for your participation. Last but not the least, I am thankful to Dr. R.S. Chandel, Head Department of Entomology, and Dr. Surinder Kumar Sharma, Scientist in Charge Beekeeping Research Station at Nagrota, for organizing this event in a very nice way. This is because of their untiring efforts, planning, and hard work for the last many days that this program proved to be a great success. Credit goes to both of you for this wonderful program. Once again, congratulations and thanks to both of you. और इसके बीच में मैं एक ऐसी शख्सियत है जो इस पूरे ही प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारा ICT सेल्स. उसमें मिस्टर कुणाल हैं, कपिल जी हैं, मुझे लगता है वो वर्चुअल क्लासरूम में कपिल जी बैठे हुए हैं, कुणाल जी सेंट्रल वहाँ ऊपर बैठे हैं, सारे को कंट्रोल कर रहे हैं. मैं उनका भी बहुत थैंक्स कर रहा हूँ कि उनकी बदौलत ये एक प्रोग्राम बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा है. In the end, I thank one and all present here and also those who are directly or indirectly involved in the success of this program. Thank you all. Thank you once again.